दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 फरवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आपको एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बताने के लिए और तमाम साथियों से एक ज़रूरी अपील करने के लिए, ताकि आप भयमुक्त होकर अपनी इस भुगतान की लड़ाई को न केवल लड़ सको बल्कि जल्दी से जल्दी जीत सको। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि हम आप सबके भुगतान की लड़ाई को लेकर और तमाम ठगों को दंडित कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 2 रिट पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। पहली रिट पिटीशन है सिविल नेचर की है, जिसमें हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को और तमाम राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को ये डायरेक्शन इशू करे कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकरणों का और स्पेशल कोर्ट्स का गठन करके इस कानून के अनुसार 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करें। और दूसरी क्रिमिनल रिट पिटीशन है, जिसमें हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अनुरोध कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये निर्देश दें, ये आदेश दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन तमाम ठगों के खिलाफ, चाहे वो सहारा इंडिया वाले ठग हों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले ठग हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले ठग हों, शाइन सिटी वाले ठग हों, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हों, नवजीवन वाले हों, संजीवनी वाले हों, आपेश्वर वाले हों, खेतेश्वर वाले हों, बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, फ्यूचर मेकर वाले हों, कैची पिक्सल वाले हों, हमारा वाहन वाले हों, हमारी सवारी वाले हों, स्ट्रीट हॉक्स वाले हों, करम भूमि वाले हों, कल्पतरु वाले हों, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हों, प्रयाग वाले हों, रामेल वाले हों, प्रिया परिवार वाले हों, या कोई भी अन्य ठग हों। जो भी ठग कोई कंपनी बनाकर या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर या फर्म बनाकर या कोई कॉरपोरेशन बनाकर किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि स्वीकार करते हैं किसी भी नाम पर, और यदि वो तय समय सीमा के अंदर उस राशि को वापस नहीं करते, मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी, या बीच में ही स्कीम बंद करके भाग जाते हैं, तो ऐसे तमाम ठगों के खिलाफ सख्त और दंडात्मक कार्रवाई हो। उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट बने, इनको मृत्युदंड का प्रोविजन हो, चूंकि लोग अपनी मेहनत की जमा पूंजी इन ठगी स्कैम्स में गंवा देने के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं, घर द्वार तक छोड़ देते हैं, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। और ये जो अपराध हैं ठगी के, ये जघन्यतम अपराध हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आर्थिक अपराध देश के लिए गंभीर खतरा हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, और ये किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। तो जो अपराध आतंकवादी घटना से कम नहीं है, जो देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसे आर्थिक अपराधियों को, ठगों को मृत्युदंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों, इसी में हमारी ये मांग भी है कि तमाम ठगी स्कैम्स को
राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को रोजगार दे, मुआवजा दे, पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि जो 20 करोड़ परिवार इन ठगी स्कैम्स का शिकार बने हैं, हमारे करोड़ों साथी जो इन ठग कंपनीज या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत रोजगार प्राप्त कर रहे थे, वो आज बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, और जो उनके जमाकर्ता थे, जिनका पैसा उन्होंने इन ठग कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा कराया था, उन्होंने इनकी जिंदगी को दूभर बना दिया है। वो इनको, हमारे एजेंट्स और एडवाइजर साथियों को सुखपूर्वक या निर्भयतापूर्वक कहें, सुखपूर्वक तो क्या, जीवन नहीं जीने दे रहे। तो ऐसे ठगों के खिलाफ, ऐसी ठग सोसाइटीज के खिलाफ सख्त कानून तो हों ही, लेकिन ये जो साथी बेरोजगार हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने इन ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठग कंपनीज को लाइसेंस दिए थे, रजिस्ट्रेशन दिए थे, बाकायदा सरकारी रोजगार मेलों में इन ठग कंपनीज के स्टॉल लगते थे, सरकार उनको प्रमोट करती थी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी झांसे में आ ही जाएगा इनको सही मान करके कि ये कानूनी कारोबार कर रही हैं। और जब कानूनी कारोबार कर रही हैं, सरकार ने खुद प्रमोट किया है अपने रोजगार मेलों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, तो सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि जो लोग भी इन कंपनीज के झांसे में आकर के अपनी मेहनत की जमा पूंजी गंवा बैठे या रोजगार मानकर वहां रोजगार पाने लगे और आज बेरोजगार हो गए और उनका जीवन दूभर हो गया, तो उनका पुनर्वास भी करने की ड्यूटी सरकार की बनती है। ये भी एक मांग है, और केंद्रीय बजट में हमने 10 लाख करोड़ के प्रोविजन की मांग की है सरकार से। हमारी इस मांग को प्रधानमंत्री कार्यालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर्स को भेजा है इस पर विचार करने के लिए, लेकिन इस पर विचार बड़ा असंभव सा काम लगता है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग रिट पिटीशंस फाइल करने का निर्णय लिया है दोस्तों, और मार्च के 2nd वीक तक ये रिट पिटीशंस दाखिल हो जाएंगी। ट्रांसलेशन का और रिप्रेजेंटेशन का काम चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। जल्दी ही ये सारी तैयारियां होकर के मार्च के 2nd वीक तक हम सुप्रीम कोर्ट में दोनों रिट पिटीशंस फाइल कर देंगे। और चूंकि समय ये इतना इसलिए लग रहा है कि ये बहुत बड़ा काम है, हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 30 लाख लोगों की लिस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फाइल करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट को लग सके कि वाकई ये मामले गंभीर हैं। यदि हमने इन पर त्वरित कार्रवाई नहीं की, कोई त्वरित न्यायिक फैसला नहीं दिया, तो देश में एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इन रिट पिटीशंस में अपने आप को सम्मिलित करें, क्योंकि हम कहते ही हैं कि 20 करोड़ हैं, लेकिन दिखते तो कहीं नहीं है, सड़कों पर भी नहीं दिखते, कानूनी कार्रवाई में भी कहीं नहीं दिखते। कानूनी कार्रवाई का आलम तो ये है कि मैं काफ़ी दिनों से स्टडी कर रहा हूं, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स के साथ बैठ कर के इन तमाम मामलों को, खासतौर से PACL और सहारा इंडिया वाले मामले को। सहारा इंडिया के मामले में या PACL के मामले में कोई भी विक्टिम, ठगी पीड़ित जमाकर्ता कहीं भी मूल याची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी लड़ाई चल रही है या हाई कोर्ट्स में जो लड़ाई चल रही हैं, वो कंपनीज और सरकार की एजेंसियों के बीच चल रही हैं। चाहे कहीं सेबी पार्टी है या SFIO पार्टी है या कहीं SOG पार्टी है या कहीं EOW पार्टी है या कहीं लोकल पुलिस एजेंसीज पार्टी हैं या कहीं CBI पार्टी है, वो कंपनीज या सोसाइटीज के खिलाफ हैं। कहीं भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथी हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में मूल याची नहीं है, उन्होंने अपने लिए कहीं भी कोई राहत की मांग नहीं की है।
और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स का ये कहना है कि जब तक आप कहीं याचिका फाइल ही नहीं करेंगे, आप याची ही नहीं हैं, तो वहां कैसे दावा कर सकते हैं कि आपका भुगतान लंबित है, आपको ये परेशानी हो रही है, आप भुगतान की मांग कैसे करेंगे। जो भी मामले चल रहे हैं वो कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच चल रहे हैं, उनमें कब समझौता हो जाएगा, वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं वही जाने। हालांकि पीएसीएल के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उसमें हमारे काफी सारे साथियों ने, खासतौर से जो महाराष्ट्र के साथी हैं, उन्होंने इंटरवेंशंस फाइल की हैं, लेकिन किसी याचिका में सम्मिलित होना, चलती हुई याचिका में सम्मिलित होना एक अलग स्थिति है, और किसी याचिका को स्वयं दाखिल करना, स्वयं याची होना एक अलग स्थिति है। पीएसीएल के मामले में मैं पिछले काफी दिनों से, लगभग 6 महीने से प्रयास कर रहा था कि उसमें हम भी इंटरवेंशन कर लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इंटरवेंशंस पर ही प्रतिबंध लगा दिया है कि साहब उसमें ऑलरेडी सैकड़ों याचिकाएं इंटरवेन हो चुकी हैं, इसलिए नई इंटरवेंशंस फाइल नहीं हो सकती। अगर आपको करना ही है तो आप अलग से अपना उसमें पिटीशन फाइल करें, अलग से याचिका दाखिल कर दें, तो जो भी रिलीफ होगा वो दिया जाएगा। यही स्थिति सहारा इंडिया के मामले में भी है दोस्तों। ये सहारा इंडिया पर ज्यादा जोर हम इसलिए लगा रहे हैं चूंकि बड़ा मतलब किंकरत बिबूड़ वाली स्थिति है, बड़ी उलझी हुई स्थिति है सहारा की। सहारा में 12 लाख से ज्यादा तो लोग काम करने वाले हैं, एजेंट्स और एडवाइजर, और उनके बीच में बड़ी गलतफहमी है। सहारा रोज विज्ञापन जारी करके कहता है कि साहब उसकी कंपनीज पर एम्बार्गो लगा हुआ है। दोस्तों जो वो एम्बार्गो है 2011 का एम्बार्गो है, 2012 में उसको परमानेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले वो सेबी ने लगाया कि सहारा, चूंकि सहारा इंडिया की जो 2 कंपनी थी, रियल एस्टेट की और फाइनेंस वाली, हाउसिंग फाइनेंस वाली, वो दोनों ही गैर कानूनी कार्य कर रही थी। जिस धन को जिस मद में ले रही थी जमाकर्ताओं से बॉन्ड्स के रूप में, वो उस धन को उसमें इस्तेमाल ना करके गलत जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा था वो पैसा। तो जब उसकी शिकायतें मिली, जांच हुई, तो उस पर एम्बार्गो लगा दिया कि सहारा की ये दोनों कंपनी कोई भी कारोबार नहीं करेंगी। ये एम्बार्गो है दोस्तों। एम्बार्गो इस बात पर नहीं है कि वो आपका भुगतान भी नहीं कर सकता, इस बात पर कोई रोक नहीं है, बल्कि सेबी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कहा कि आप निवेशकों का, जमाकर्ताओं का भुगतान करें 15% सालाना की दर से ब्याज के साथ, लेकिन उसने नहीं किया, आज तक नहीं किया। वो कहता है कि एम्बार्गो लगा हुआ है। दोस्तों एक बड़े सोचने वाली बात है कि जो वर्तमान विवाद हैं सहारा इंडिया के, जो सड़कों पर भी दिख रहे हैं, बहुत सारी एफआईआर उसके खिलाफ हो रही हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने उसकी एसएफआईओ को जांच हवाले की है, जिसमें छापेमारी भी हुई है अभी लखनऊ और दूसरी जगह पर, सहारा इंडिया के कार्यालयों पर। तो ये जो इसकी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, वो चारों की चारों 2014 के बाद बनी है और एम्बार्गो लग गया था 2011 में। तो एम्बार्गो से इसकी इन चारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, चाहे वो सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी हो, चाहे इसकी हमारा सहारा वाली हो, चाहे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या वो जो चौथी वाली है, या जो क्यूसॉप वाला है वो 5वां वाला, इन 5 का उस एम्बार्गो से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि एम्बार्गो जब लगा था तब इसकी ये 4-5 सोसाइटीज अस्तित्व में नहीं थी, ये बनी ही 2014 के बाद है। ये केवल आप लोगों को धोखा दे रहा है, देश को धोखा दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2016 में 4 सप्ताह का पैरोल दिया, उसको बढ़वाता रहता है, कभी किसी हाई कोर्ट में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। इसका जो वो एम्बे वैली प्रोजेक्ट है, जिस पर रोक लगा दी थी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी नीलामी पर या बिक्री पर, उस पर भी 2019 में रोक हटा ली गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वो बेच सकता है। लेकिन ये कहता है कि जो है भुगतान पर भी एम्बार्गो है। पुलिस भी, जब लोग पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, तो वहां पुलिस भी कह देती है कि एम्बार्गो लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, भुगतान पर कोई एम्बार्गो नहीं है। इसकी 4-5 जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन पर कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई रोक नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न सेबी की तरफ से। सेबी में तो वो कवर्ड ही नहीं होती,
उनके लिए तो अलग से अथॉरिटी है, केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, और केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने ही इसकी चारों इनकी जांच जो है वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के हवाले की है। और वो इसलिए हुई है कि इसने इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो 8 करोड़ से ज्यादा जमाकर्ताओं का पैसा जमा किया, वो पैसा इसने कन्वर्ट कर दिया अपनी दूसरी फ्रॉड कंपनीज में, विदेशों में, एम्बे वैली में प्रोजेक्ट में और दूसरी जगहों पर। इसलिए वो जांच भी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले हुई है, अन्यथा वो नहीं होती वहां भी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार तो रोक लगा चुके हैं इसकी, इन पर भी, बिजनेस पर भी, कि ये नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पहले ही लगा चुका था, सेबी पहले ही लगा चुकी थी इसके व्यापार पर रोक। अब केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने भी इसकी जो ये चारों पांचों कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इन पर रोक लगा दी है। ये कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता कहीं भी। उसके बावजूद भी ये जमा राशि स्वीकार कर रहा है प्रशासनिक स्तर पर, लोगों से साठगांठ करके, धोखाधड़ी दे करके। तो जो साथी अभी भी अपना पैसा जमा कर रहे हैं सहारा की किसी भी स्कीम में, उनको नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, वो पछताएंगे बहुत ज्यादा। और री इन्वेस्टमेंट पर अभी ये रोज बयान जारी करता है, स्पष्टीकरण देता है कि जी एजेंट लोग अपने स्वार्थ के लिए री इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यही कराता है दबाव दे करके। चूंकि भुगतान नहीं हो रहा तो लोगों को सांत्वना देने के लिए एजेंट साथी भी री इन्वेस्टमेंट का वो करवा देते हैं कि शायद यार चलो अपना धंधा तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये जो करने जा रहे हैं वो इसलिए करने जा रहे हैं ताकि कल सुप्रीम कोर्ट या कोई भी एजेंसी, अभी भी आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इनको कहती है साहब ये सिविल नेचर के मामले हैं, किसी भी ठग कंपनी के खिलाफ चले जाओ। अब सहारा की बात नहीं कर रहा मैं, किसी के भी। तो पुलिस का पहला कहना यही होता है कि साहब ये ठगी नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, आप जो है सिविल केस दायर कर दो, सिविल सूट फाइल कर दो, रिकवरी फाइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वहां चले जाओ, FIR लॉज मत कराओ। जैसे आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट के पास कोई अलग से एजेंसी होती है क्या? कोर्ट भी तो पुलिस को ही कहेगा, CBI को कहेगा, ED को कहेगा, सेबी को कहेगा, SFIO को कहेगा, या कोई स्पेशल SIT बनाएगा उसको कहेगा, या जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अथॉरिटीज बनेंगी या बनवाएगा सुप्रीम कोर्ट, उनको कहेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास अलग से एजेंसी थोड़ा ही होती है, वो तो निगरानी के लिए कोई कमेटी बना सकता है, जैसे लोढ़ा कमेटी बना दी, या सहारा के मामले में भी वो कमेटी बनाई हुई है एक, और कई मामलों में बनाई है, साईं प्रसाद के में, समृद्धि जीवन के में, और विश्वामित्र के में, कई सारी हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है दोस्तों कि आप इन ठगों के बहकावे में ना आए। ये ठग आपको गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो सहारा इंडिया वाला हो, PACL वाले हों, आदर्श वाले हों, संजीवनी वाले हों, नवजीवन वाले हों, विश्वामित्र वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, आपेश्वर वाले हों, खेतेश्वर वाले हों, हल्दर विकास वाले हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले हों, शाइन सिटी वाले हों, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हों, स्ट्रीट हॉक्स वाले हों, हमारे वाहन वाले हों, बाइक बोट वाले मामले में भी, हालांकि बीच में अब 2 साल से तो सब कुछ बंद पड़ा था कि कोई बहका नहीं रहा था, भाग गए थे तमाम ठग। लेकिन अभी फिर कल परसों खबर मिली है कि वो फिर से कुछ लोग ने बहकाना शुरू कर दिया है कि संजय भाटी जेल से बाहर आ रहा है और जेल से बाहर आते ही पैसा दे देगा, अब FIR मत कराओ। दोस्तों ऐसा नहीं है कहीं भी। देखिए कोई भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी ईमानदार लोगों की नहीं है, देशभक्त लोगों की नहीं है। ये इन्होंने योजनाबद्ध ढंग से आपके साथ ठगी करने के लिए बनाई थी। ये ठग जब तक इन पर कानून का प्रहार नहीं करोगे तब तक कोई भी पैसा आपका वापस नहीं करेगा। इसलिए जिन भी साथियों ने अपनी FIR लॉज नहीं कराई हैं इनके खिलाफ वो अपनी अपनी FIR करा दें। जिन लोगों ने कोर्ट में पटिशन्स फाइल नहीं किए हैं वो कोर्ट में पटिशन फाइल करा दें। और जिन साथियों को लगता है कि हमें जल्दी और त्वरित न्याय चाहिए तो वो साथी हमारी ये सुप्रीम कोर्ट की दोनों रिट पिटिशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करेगा जब हम लाखों लोगों की लिस्ट उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो। और ऐसा हम करेंगे, ये हमने सोच लिया है, तैयारी कर ली है कि हम कम से कम 30 लाख लोगों की लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करेंगे विद नेम, फादर या हस्बैंड नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी जो जमा राशि है उसके ब्यौरे के साथ, उनके खाता नंबरों के साथ, और जो भी उनके पास डिटेल्स हैं अपने इन्वेस्टमेंट से संबंधित, डिपॉजिट अमाउंट से संबंधित, वो सारी डिटेल हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। हमारे वकील साहिबान कन्विंस करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि साहब ये तथ्य हैं और इसमें त्वरित राहत अगर आपने प्रदान नहीं की लोगों को, तो ये न केवल देश के लिए, न केवल उन ठगी पीड़ितों के लिए, बल्कि देश के कानून और न्यायपालिका के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन जाएगी। क्योंकि 20 करोड़ लोग किसी स्कैम का शिकार हो जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी गंभीर किस्म की बात है। तो इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और आपको रिलीफ देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन देगा कि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें, आप सबका भुगतान करें। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शिवपुरी मध्य प्रदेश से सहारा निवेशक मोर्चा के हमारे साथी यूट्यूबर और वो कार्यकर्ता भी हैं सहारा इंडिया परिवार के भाई नीरज शर्मा जी और उनके साथियों ने लगभग 20,000 रुपये का कोष एकत्र करके इस रिट पिटीशन के लिए एक चेक मुझे भेजा है। मैं उनका इस वीडियो संदेश के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि तमाम साथियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। चूँकि ये कोई सस्ता काम नहीं है, ये बड़ा महंगा प्रोसेस है, महंगी प्रक्रिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बातों से ही केस फाइल नहीं हो जाते हैं। अगर बातों से केस फाइल हो गए होते तो अब तक लाखों लोगों ने कर दिए होते। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। मुझे हंसी आ रही थी 4-5 दिन पहले जब वकील साहब बता रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता होगा, रिटर्न फाइल भी चाहिए, वही आदमी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकता है। मतलब सामान्य आदमी जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करता वो तो सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर भी नहीं हो सकता। आजकल ऐसा रूल बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि यार देखो, देश के नागरिकों को मतलब इनकम टैक्स रिटर्न कितने लोग फाइल करते हैं? लगभग 4 करोड़ के करीब लोग फाइल करते हैं देश भर में रिटर्न। तो बाकी तो जो 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी तो बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की है देश में। इसका मतलब वो तो न्याय से वंचित हो गए बेचारे के, वो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है दोस्तों, बहुत महंगा प्रोसेस है। इसमें तमाम साथियों को सहयोग करना है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। जिसके पास जैसा सहयोग बन सके उन्हें वो सहयोग करना चाहिए दोस्तों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकें। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करूंगा कि भाई जिस कुर्सी पर जज साहिबान बैठते हैं, हालांकि आईपीसी कहती है कि वो नौकरी हैं जनता के, तो जज भी सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एक सत्य ये भी है, तथ्य ये भी है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठा है वो न्याय देवता माना जाता है। और न्याय देवता से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कम से कम किसी के भी साथ अन्याय करे। यहाँ तो हम सब लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, हमारे साथ ठगी हुई है। हम न्याय मांगने पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए। यही कलंकित करने वाली बात है कि कोई पीड़ित व्यक्ति न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाए। इससे ज़्यादा कलंक की, शर्म की, क्षोभ की, दुख की बात कोई हो नहीं सकती। वो शासन मैं समझता हूं घिनौना शासन है, जिस शासन में देश के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लाख, 100 नहीं, 1000 नहीं, 500 नहीं, लाख नहीं, बल्कि 20 करोड़ लोगों को न्याय मांगने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। ये बहुत दुखद स्थिति है शासन के लिए, कानून के लिए, न्यायपालिका के लिए। और इसकी गंभीरता को न्याय देवता की कुर्सी पर बैठे हुए न्यायाधीशगण समझेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है और समझनी चाहिए उनको। नहीं समझेंगे तो इसमें उनका अपना भी नुकसान होगा और
जो ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं 20 करोड़, उन्हें सड़कों पर आने के लिए विवश होना पड़ेगा ताकि उनकी बात को शासन और प्रशासन के साथ साथ न्यायपालिका भी गंभीरता से ले और जल्दी से उनके हित में कोई न्यायपूर्वक फैसला सुनाए, टाइम बाउंड फैसला सुनाए, ऐसा सख्त आदेश पारित करे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज सब बाउंड हो, एसआईटी का गठन हो और टाइम बाउंड आदेश हो कि अगर 6 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, जिम्मेदार गवर्नमेंट्स के खिलाफ, जिम्मेदार अथॉरिटीज के खिलाफ क्रिमिनल दंडात्मक कार्रवाई करेगा और उन्हें जुर्माने से भी दंडित करेगा, उन्हें जेल भी भेजेगा। ये प्रमुख मांग होगी हमारी दोस्तों। चूंकि अभी तक जिन फैसलों का आप जिक्र करते हैं या सुनते हैं कि साहब PACL के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये कह दिया था, 2012 में सहारा इंडिया के मामले में ये कह दिया था, या साईं प्रसाद के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कह दिया था, या सेट ने ये कह दिया था, वो सब मामले ऐसे हैं, उनमें ऐसे आदेश हैं कि वहाँ इनके विवेकाधिकार पर छोड़ दी गई हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कहा गया कि यदि इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो अदालत संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, डिपार्टमेंट्स के खिलाफ या गवर्नमेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, उनको कोई दंड देगी। हमारा पूरा जो जोर होगा इस बात पर भी होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा टाइम बाउंड आदेश पारित करें जो सख्त हो, जिसकी अवहेलना करने की जरूरत सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई एजेंसी या कोई ऑफिसर या कोई नियामक कर ना सके। दोस्तों मैं पुनः आप सबसे ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इन रिट पिटीशंस को ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 7827581213। इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में भी होगा ये नंबर, अगर आप लिख नहीं पाएँ, समझ नहीं पाएँ तो वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर अपनी लिस्ट, अपनी डिटेल बना करके भेज देंगे। आप कौन सी कंपनी में हैं, कितना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, कब इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे लिस्ट अपनी। वो फॉर्मेट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेंगे आप उसको। और आप सबसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी साथी इस नीरज शर्मा जी ने इसको महायज्ञ का नाम दिया है, इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कोई सहयोग करना चाहते हैं 1 रुपये से लेकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो साथी मेरे गूगल पे या फ़ोन पे नंबर 9560479048 पर मुझे अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे अपनी लिस्ट के साथ, ताकि मैं विधिवत आपके नाम को इन पिटीशंस के साथ दर्ज करवा सकूं। क्योंकि दोस्तों ये बड़ा खर्चीला काम है, कोई साथी ऐसे ही मत सोच लेना। एक साथी अभी मुझे कह रहे थे हमारे रामकिशन जी के साथ 300 लोगों की लिस्ट है, तो 300 लोगों की लिस्ट, उनके कागज़, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक भी कागज़ बिना अंग्रेजी के नहीं जाता। जो भी कागज़ अगर एक शब्द भी कहीं है किसी और भाषा में अंग्रेजी के अलावा, तो उसे ट्रांसलेट कराना होता है अंग्रेजी में और एक सेट फॉर्मेट होता है। कई सारी ऐसे खर्चे होते हैं जो कहीं नहीं गिने जाते हैं, तो इसमें बहुत खर्चा आता है, काफ़ी खर्चा आता है। ये कोई मतलब हंसी मजाक नहीं है, पूरी गंभीरता के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित है, वांछनीय है, जरूरी है। तमाम साथी इसमें आर्थिक सहयोग भी करेंगे और अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे, ताकि कोई आपकी इन डिमांड्स को हल्के में ना ले सके, गंभीरता के साथ ले। आपके तेवरों में कहीं भी ढिलाई नहीं आनी चाहिए, कहीं भी कमजोरी, कहीं भी उदासीनता का भाव नहीं नजर आना चाहिए। दोस्तों हमें अपने पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प पर भी अडिग रहना है, उस बात को बढ़ाते रहना है लगातार। ये नहीं है कि साहब अब सुप्रीम कोर्ट में परिवाद दाखिल हो गए, याचिकाएं दाखिल हो गई तो अब आप शांति से बैठ जाएं। शांति से नहीं बैठेंगे दोस्तों, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेश भी पिछले 20 साल से धूल फांक रहे हैं, और वो ऐसे ही आदेश हैं जिन आदेशों को लेकर के जनता जागरूक नहीं है उनको क्रियान्वयन कराने के लिए, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए। आपको जागरूक रहना है। जब आप जागरूक होंगे, संगठित होंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश
या किसी नियामक के या पंचायत के या ट्रिब्यूनल के एग्जीक्यूट होंगे, अन्यथा वो धूल फांकते रहते हैं। इसलिए आपका जागरूक रहना, संगठित रहना, हल्ला बोल करते रहना बहुत जरूरी है। उसमें भी कोई कोताही साथी नहीं बरतेंगे, दिन और रात मेहनत करेंगे जब तक कि भुगतान आपको प्राप्त नहीं हो जाता है। दोस्तों, लड़ते रहना है पूरी समर्पण भावना के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। ये सत्य धर्म की स्थापना की लड़ाई है। इससे अब आपको किसी को भी कदम पीछे नहीं हटाना है जब तक कि ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित नहीं हो जाता और आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस नहीं मिल जाती। दोस्तों, मैं साथ ही आप सबसे ये अपील भी करूंगा कि तमाम साथी हमारे इस वीडियो चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता तक पहुंचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ इन याचिकाओं के माध्यम से पहुंचा सकें। हमारा जो ट्विटर हैंडल है, जिससे हम हैशटैग पहले भुगतान फिर मतदान को वायरल कर रहे हैं, युगांतर न्यूज, उसको भी तमाम लोग फॉलो करेंगे। मेरी फेसबुक आईडी मदनलाल आज़ाद को फॉलो करेंगे, फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित को ज्वाइन करेंगे और साथ साथ तमाम साथी व्हाट्सएप पर अपने अपने ग्रुप बनाएंगे, ताकि तमाम ग्रुप्स के माध्यम से हम 20 करोड़ लोगों को कम से कम जोड़ सकें, उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और वो मानसिक रूप से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो सकें, उनके अंदर ये उम्मीद पैदा की जा सके, उनमें ये भरोसा कायम किया जा सके कि उनका पैसा डूबा नहीं है। अगर वो लड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा। और दोस्तों, ये कोई कोरा आश्वासन नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भी लड़ेगा, कैसे भी लड़ ले चाहे, उसका पैसा उसको जरूर मिल जाएगा। आपको लड़ना पड़ेगा। जो लड़ेंगे नहीं, केवल इंतजार करेंगे, वो तो दोस्तों इंतजार ही करते रह जाएंगे। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इंतजार करते हुए रह जाएंगी, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पाएगा। जो लोग लड़ेंगे विधि सम्मत तरीकों से, सामाजिक तरीकों से, आंदोलन के तरीकों से, सत्याग्रह के माध्यम से, उनका भुगतान अवश्य ही हो जाएगा। ये निश्चित है, ये तय है, इसमें किसी साथी को कोई संदेह नहीं करना है। इसलिए जो साथी उदासीन हो गए हैं, जो हताश हो गए हैं, जो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो संदेश पहुंचाइए। उनको ये बताइए कि दोस्तों, हिम्मत मत हारो, आपका धन डूबा नहीं है, वो वापस मिल जाएगा। उसके लिए संघर्ष जारी है। कुछ साथी दिन रात एक करके लड़ रहे हैं, आप भी उनको सहयोग करें। साथियों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, चूंकि मेरा प्रवचन काफ़ी लंबा हो जाता है,